छोड़ के चले जाएंगे। फिर उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के संबंध में भारतीय नेताओं से बातचीत करने का विचार बनाया। उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को अंतरिम सरकार बनाने और संविधान गठित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति और भारतीय रियासतों के जो राजा थे, उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति शामिल होंगे और इसे नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। अंतरिम सरकार की स्थापना कैसे हुई? इस प्रकार जो वायसराय लॉर्ड वेवेल के आमंत्रण पर केंद्र में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी 1946 में। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने दिसंबर 1946 में अपना काम चालू किया, लेकिन मुस्लिम लीग तथा राजाओं ने उसमें भाग नहीं लिया। ठीक है। लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस शुरू से ही भारत को बांटना नहीं चाहता था। किंतु लीग अपनी मांग पर जोर देने लगी। वह पहले अंतरिम सरकार में भी शामिल नहीं हुई, मगर बाद में शामिल होकर उसके कार्य में बाधा डालने लगी। ठीक है। तो क्या हुआ कि लीग की जो सीधी कार्रवाई दिवस मनाया उन्होंने, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि अब मुस्लिम लीग हर कीमत पर पाकिस्तान बनाना चाहती थी, इसलिए 16 अगस्त 1946 को एक सीधी कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया, जिसके कारण बंगाल, बिहार, बंबई आदि स्थानों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे कि अब सीधी कार्रवाई होगी, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे डायरेक्ट लड़ेंगे, बहुत हो गया। तो इन दंगों में हिंदू मुस्लिम में भयंकर मारकाट मच गई। इन दंगों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहुत से प्रयास नहीं किए, कोई भी खास प्रयास नहीं करने की कोशिश की। इस प्रकार कुछ ही महीनों में बहुत से लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बेघर हो गए। परंतु इस समय छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का दंगा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ शांति स्थापित की थी और जो यहाँ की जनता के भाईचारे का प्रतीक है और जो आज भी है। सांप्रदायिक दंगों से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और शांति स्थापने का प्रयास किया। ठीक है। माउंटबेटन की योजना क्या थी? अराजकता के ऐसे वातावरण में मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय बनकर भारत आए। उन्होंने दोनों संप्रदाय के प्रमुख नेताओं से बातचीत की। इसके पश्चात उन्होंने भारत का विभाजन करके 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में निर्माण करने की योजना प्रस्तुत कर दी। तो भारत विभाजन कैसे हुआ? कांग्रेस शुरू से भारत की एकता और अखंडता चाहती थी कि हमारा भारत कभी टूटे ना, खंडित ना हो, अखंड रहे, एकता रहे। मगर हिंदू मुस्लिम का जो आपसी झगड़ा था उसको अंत करने का सिर्फ एक ही था कि भारत विभाजन हो। तो ना चाहते हुए भी इस काम को किया गया और पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा जो प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र बनाया गया या बना। ठीक है। विभाजन भारतीयों के लिए बहुत दुखद घटना थी। विभाजन के बाद बहुत से हिंदू दंगे बहुत ही अविश्वास का वातावरण बनाते थे। धन और जन की बहुत हानि हुई, सामाजिक विकास में बाधक हुए। इसलिए विभिन्न धर्मों के लोगों को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। भारत विभाजन से कई आर्थिक समस्याएं पैदा हुई। जूट और सूती कपड़ों की अधिकांश मिलें कहाँ चली गई? भारत में रह गए, कारखाने भारत में रह गए, लेकिन जूट और जो कपास का उत्पादन का क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया। तो इससे जूट और सूती के कारखाने ही बंद हो गए। गेहूं और चावल और सिंचाई के अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए। इससे कुछ दिनों तक भारत में अन्न का अभाव भी रहा। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंग्लैंड के जो सांसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया और व्यवस्था की गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में बट जाएगा का रूप ग्रहण करेंगे और इसके बाद इंग्लैंड का इस पर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। इस तरह 14 अगस्त की आधी रात को 15 अगस्त 1943 को तारीख शुरू हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा करते हुए कहा कि भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हुआ। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में काम करने लगी। हमारे स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त की सुबह दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया, तिरंगा फहराया और संपूर्ण देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बहुत सी जगह पे तत्कालीन खाद्य मंत्री आर.के. पाटिल ने भी तिरंगा झंडा फहराया। इस प्रकार नए भारत के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। अब दूसरा काम क्या था? देशी भारत के सामने बहुत से काम थे। पहला कार्य था जो देश में राजनीतिक एक, तो 1947 में अंग्रेजों द्वारा सीधे तौर पर शासित होने वाले इलाकों के अलावा 550 से जो ज्यादा स्वतंत्र देशी रियासतें थी जिन्हें अंग्रेजों का शासन, जहां अंग्रेज शासन ही नहीं करते थे।
स्वतंत्रता की घोषणा के समय यह व्यवस्था हुई थी कि इंग्लैंड से भारत के स्वतंत्र होने के साथ साथ सभी देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएंगी। उनका निर्णय उन्हीं के हाथ में होगा, उनको स्वतंत्र रहना है या भारत या पाकिस्तान के किसी एक राज्य शहर को चुनना है। लेकिन इन रियासतों के स्वतंत्र बने रहने से भारत की एकता एवं सुरक्षा खतरे में पड़ती। कभी भी वो चले जाते पाकिस्तान में तो भैया भारत तो खतरे में आ जाती ना। तो क्या हुआ, इसलिए जो देशी रियासतों के विलय का कार्य तुरंत करना था, तो गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के, उनको ये कार्य दिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलय हेतु दिसंबर 1947 में नागपुर भी आए। उनके समझाए जाने से यहाँ के कुल 14 रियासतों का भारत में विलय हो गया। कवर्धा, सक्ती, छुईखदान का विलय वहां के जन आंदोलन आंदोलन लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद हुआ। इस प्रकार सरदार पटेल की सूझबूझ के कारण भारत की कुल 562 देशी रियासतों ने में से अधिकांश रियासतों ने स्वतंत्र भारत को अपनाया और विलय स्वीकार किया। इसी सूझबूझ के कारण उन्हें क्या नाम दिया गया, लौह पुरुष कहा जाने लगा। अब उनके सामने जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का विलय बहुत ही ज्यादा विशेष काम में था। तो जूनागढ़ का विलय क्या हुआ, एक छोटा सा सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास एक छोटा सा रियासत था। वहां का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, परंतु जो जनता थी वो भारत में शामिल होना चाहती थी। तो जनता का दबाव इतना बढ़ा कि जो नवाब था पाकिस्तान भाग गया और इस प्रकार 1948 ईस्वी में जूनागढ़ भारत में विलीन हो गया। सन 1948 में जूनागढ़ भारत में विलय हुआ। अब कश्मीर, कश्मीर रियासत के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने स्वतंत्र रहूंगा बोले, लेकिन वहां की जो जनता थी, शेख अब्दुल्ला उनका लीडर था, वो बोले मैं भारत में जाना है हमें। तो जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रोत्साहन से जो सशस्त्र घुसपैठी थे, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की सहायता से वो लोग भारत में घुसने लगे, वो घुसपैठी का काम करने लगे, तो कश्मीर पर हमला किया। तो जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया और फिर भारतीय सैनिकों की मदद से घुसपैठियों को कश्मीर से खदेड़ भगाया। ठीक है। हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, हैदराबाद का जो निजाम था वो पाकिस्तान के बहकावे में आकर स्वतंत्र ही रहूंगा, परंतु वहां की जनता स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में हैदराबाद को भारत में विलय करवाना चाहती थी कि भारत में मिलेंगे। तो इनकी मांग को दबाने के लिए जो निजाम थे बहुत से अत्याचार किए। अंततः भारतीय सैनिकों द्वारा निजाम की जो विरुद्ध कार्रवाई की गई, तो हैदराबाद भारत की रियासत में, जो हैदराबाद रियासत था वो भारत में विलय हुआ। नए संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसी बीच संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान के प्रारूप बनाने का कार्य चालू किया गया और उन्होंने इस कार्य को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतिम रूप दिया। मगर इसे 26 जनवरी एक साल बाद, सॉरी 26 जनवरी नवंबर में हुआ था, तो दिसंबर 2 महीने के बाद 1950 को लागू किया। इस प्रकार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राष्ट्र बन गया। इसलिए तब से यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवता तथा लोकतंत्र के राष्ट्रीय मूल्यों को स्वीकार भी किया। इन्हें हमारे संविधान में महत्व दिया गया है। हमारे संविधान में भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर नियमों का संकलन किया गया है। जो सांस्कृतिक मूल्य है उनको आधार बेस बनाकर जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है। हमारे संविधान के अन्य विशेषताओं के बारे में हम नागरिक शास्त्र के खंड में पढ़ेंगे, है ना। तो ये हो गया चैप्टर 8 के पूरे वीडियोस खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्लास 9 के हिस्ट्री का, इतिहास का पाठ मिलेगा। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। थोड़ा सा स्पीड है, मुझे पता है कि थोड़ा सा स्पीड है, बट फिर भी अभी अगर हम 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे, आप तुरंत बोर हो जाएंगे। बट अगर हम थोड़ा 15-20 मिनट का वीडियो 2 बार भी आगे पीछे कर करके देख लेंगे तो हमें आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। सो प्लीज मुझे और ये सारी जो वीडियोस हैं, जो चीजें हैं, इसी वैसे नहीं कि 6वीं के 8वीं के 9th 10th के बच्चे ही पढ़े। ये सारी वीडियोस आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। हर कोई बुक खोल के पढ़ नहीं सकता, है ना। तो आप ये वीडियो को देखते हुए, सुनते हुए अपने नोट्स खुद रेडी कर सकते हैं। और सीजी पटवारी हो गया, पीएससी हो गया, हॉस्टल अधीक्षक हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, बहुत से एग्जाम्स आ रहे हैं, सीजीपीएससी के प्लीज हो गए, बहुत सारे मंडी निरीक्षक हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं जिसमें आपको ये सारे नोट्स पढ़ने पड़ते हैं। सो आप इन वीडियोस को देख के अपने नोट्स खुद बना के अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगी कि आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल भारती राजपूत क्लासेस।